का एक सिद्धांत है जी। कि खोटा सिक्का अच्छे सिक्के को चलन से बाहर कर देता है। ओह। राजनीति में हमेशा पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को आना चाहिए, वरना राजनीति को अगर एक लाइन में गए तो जो घर फूके अपना चले हमारे संग। बाबरी मस्जिद अच्छा हाँ। तोड़ी गई, उस दिन हम लोग प्रतिरोध के लिए निकले, बहुत ही उच्च स्तरीय तराई विश्वविद्यालय खुलवाने का। नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं संजय सिंह पॉडकास्ट। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे साथ लखीमपुर खीरी से पूर्व एमएलसी व वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट माननीय शशांक यादव जी हैं। और सर को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अपनी पॉलिटिकल लाइफ को लेकर और अधिवक्ता लाइफ को लेकर। बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिलेंगी। मैं ये जानता हूँ कि माननीय नेताजी या कहूँ मैं जो वकील हैं उनका समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए सीधे मुद्दे पर बात करेंगे। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि सर आप थोड़ा अपने बारे में खुद ही बता दें, फिर उसके बाद में प्रश्नों का सिलसिला स्टार्ट करें। बनाना क्या है, मेरा तो संजय भाई खुली किताब है। एक वकील रहा, वकील के बाद पत्रकारिता शुरू करी, पत्रकारिता के बाद मंडल मूवमेंट से राजनीति में शुरू करी, राजनीति के बाद संगठन की राजनीति करी, समाजवादी पार्टी की राजनीति करी, जिलाध्यक्ष 12-13 साल रहा, उसके बाद एमएलसी बना और वकालत लेकिन मैंने छोड़ी नहीं, लिखना छोड़ा नहीं। बस यही एक खुली किताब है। यही आपकी चीज़ें जो है मुझे मतलब प्रेरणा बहुत देती हैं। जब भी आपसे मिलता हूँ मुझे बहुत सारे लेसन मिलते हैं अपनी लाइफ में कैसे क्या काम करना है। आज जो मेरा पहला प्रश्न है आपसे, प्रश्न कहूँ तो क्या मैं सीख लेना चाहता हूँ कि राजनीति में प्रेरणा सबसे पहले आपको कहाँ से मिली और क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये सवाल का जवाब जानने से पहले राजनीति को समझिए कि राजनीति है जी क्या। बिल्कुल। मैं क्या, पूरी जनता आपको देख रही है और बड़ा, और इसका सबसे अच्छा उत्तर गांधी जी ने दिया था जी कि धर्म जो होती है वो वास्तव में एक सामाजिक राजनीति होती है, और राजनीति से भी ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये एक आदमी के बोलचाल का एक धर्म है। और जहां पर व्यक्ति को ये लगे, जब से मानवता बनी है, बराबरी की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई, ये हमेशा चलती चली आई है। और जो ताकत में होता है वो सत्ता को अपने साथ रखना चाहता है, उसके लिए वो अपने सिस्टम बनाता है, जनता अपने सिस्टम बनाती है। ये एक द्वंद आज का नहीं है, हजारों हजार साल का है और आगे भी चलता रहेगा। लोकतंत्र की चाहत होती है आदमी की, लोकतंत्र में ही ताकत पाकर लोग तानाशाह भी बन जाते हैं, फिर राजा बन जाते हैं, हमने देखा भी। और उसके बाद वो फिर जनता में एक सुगवाहट शुरू होती है। तो ये एक निरंतरता का क्रम है। ताकत वाले ताकत अपने साथ रखना चाहते हैं और आम आदमी चाहता है कि ताकत एक हाथ में इकट्ठा ना हो। इसी द्वंद्व को आप राजनीति कह सकते हैं। फिर भी एक जो प्रश्न था शुरुआत में ही कि आपको सर कहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि वकालत भी एक अच्छा करियर है। मैं ये देख रहा था कि हिंदुस्तान में जब सन 80 में वकालत 82 में मैं आया हूँ कि पढ़ा लिखा आदमी भी अपनी बात जो है वो शासन प्रशासन से कहने में, वो अंग्रेजों की गुलामी वाली मानसिकता भरी हुई थी। उसे किसी सिफारिश की जरूरत होती थी। मुझे ये लगता था कि ये ऐसा सिस्टम किस बात का कि आदमी अपनी बात भी नहीं कह पा रहा है। उसने कुछ सोचने को मजबूर किया। मेरे पिताजी कम्युनिस्ट लीडर थे, हमेशा कमजोरों की, किसानों की, मजदूरों की बात करते रहे। तो वो एक कंसेप्ट प्रो पुअर, प्रो आम आदमी शुरू से रहा कि कमजोरों के अंदर उनको पहले जब तक ये एहसास नहीं कराया जाएगा कि तुम्हारा भी कोई स्वाभिमान है, तब तक वो एक इंसान नहीं बन पाते, वो एक मशीन या मजदूरी रहते हैं। तो इंसानियत को समझने के लिए आदमी को अपने स्वाभिमान का एहसास होना चाहिए कि हमारा भी कोई एक मान सम्मान है, और मान सम्मान का आधार जो है मानवीय गुण होने चाहिए, ताकत या पैसा नहीं होना चाहिए। मतलब आज की अगर राजनीति की बात करें तो लोग जो पैसे को लेकर आ रहे हैं बीच में कि मुझे अपना करियर बनाना है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका सवाल थोड़ा सा
इसको और मैं क्लियर कर दूं जो आप कहना हाँ चाह हाँ रहे हो। वही वही हाँ शायद आप पैसे के दम पे लोग सोचते हैं कि पैसे के दम पे हम राजनीति कर सकते हैं। जी रोटी कपड़ा और मकान आदमी का जब जरूरत पूरी हो जाती है तब चौथी चीज होती है पहचान। ओके राजनीति में सामान्यतः खाते पीते घरों के लोग आ रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल और हिंदुस्तान की जो स्वतंत्रता आंदोलन भी है वो जब मध्य वर्ग था जब वो उतर के आया है, क्योंकि बड़ा आदमी अपनी पूंजी बचाने में लगा था, अंग्रेजों की चमचागिरी में लगा बिल्कुल था। बिल्कुल छोटे आदमी को अपने अधिकारों का एहसास ही नहीं था। वो तबका जिस शिक्षित हुआ, जिसने डेमोक्रेसी को समझा, आत्मसम्मान को समझा और खाने कमाने की उसे बहुत अधिक चिंता नहीं थी, वो लोग उतर के आए। हम्म, तो राजनीति में अब क्या स्थिति है? देश आपका आजाद है, देश आपका स्वतंत्र है, बाबा साहब का संविधान है। तो लोग ये समझते हैं कि पैसों के दम पर खरीदारी हो सकती है और अब पैसा बहुत है उनके पास, अब वो पैसे को क्या इस्तेमाल करें, तो वो सोचते हैं राजनीति को शॉर्टकट अपना लें। ये है। क्या आपको कभी लगा कि राजनीति में मुझे नहीं होना चाहिए था? कभी नहीं, राजनीति में हमेशा पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे लोगों को आना चाहिए, वरना अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है जी कि खोटा सिक्का अच्छे सिक्के को चलन से बाहर कर देता है। ओ अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो ये दुनिया रहने लायक नहीं रह जाएगी। अच्छे लोगों से आपकी क्या मतलब थोड़ा explain? अच्छे लोगों का बड़ा सिंपल सा सेंस है। बड़ा अच्छा सवाल भी है आपका। जो मेरी डेफिनेशन है अच्छे लोग वही की, मैं सुनना चाहता हूँ और ये जनता भी सुनना कि वो शख्स जो गरीब और अमीर में फर्क ना समझे, चाहती है। वो शख्स जो आदमी और औरत के अंतर को ना समझे, वो शख्स जो दलित और सवर्ण के अंतर को ना समझे, वो शख्स जो उत्तर और दक्षिण के अंतर को ना समझे, वो अच्छा कहलाता है। और अच्छेपन की जो सबसे बड़ी कसौटी है कि वो आपके अधिकार को सम्मान दे, और अंतिम कसौटी उसकी ये होती है कि किसी के साथ अन्याय पर लाठी लेके उसकी मदद के लिए खड़ा हो। ये अच्छा आदमी होता है। तो ऐसे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा, जिन्हें कमजोरों की आवाज बनना पड़ेगा। मैं एक हमेशा मैंने सुना है और अक्सर लोगों से सुनता रहता हूँ कि हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो क्या आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा रहा कि किसी महिला ने आपको सपोर्ट किया? अगर ऐसा है क्यों तो नहीं, वही मेरी माता जी ये मेरी ताकत रही। मैं 18 साल का था जब मेरे पिताजी की हत्या हो गई थी, अच्छा और वो एक सामान्य टीचर थे, तो उन्होंने ही हिम्मत दिलाई, उन्होंने ही, वरना मैं अकेला लड़का था जी वो राजनीति में क्यों जाने देती। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अपने पिता की तरीके से तुम भी कमजोरों की मदद के लिए आगे बढ़ो। अब हत्या का आपने जिक्र किया तो मैं थोड़ा आप उनके बारे में सुनना चाहता हूँ कि आखिरकार क्या कारण रहे होंगे। हत्या का कारण बड़ा साधारण होता है, वो कमजोर के लिए आगे थे। एक बीरा क्षेत्र में एक हत्या हुई। जी एक बिबियापुर गांव में वहां के प्रधान हुआ करते थे, बड़े आदमी थे, विविया पर लेकिन उन हत्या हुई तो उसमें जो हत्यारे थे, तो उन जिन पर आरोप था हत्या का, वो परेशान थे, क्योंकि पिताजी सरकारी वकील तो थे नहीं, प्राइवेट वकील थे, वो पीड़ित पक्ष के वकील हो गए। जी यहाँ से मुकदमा छूट गया था, इन्होंने अपील करी, हाई कोर्ट में सजा हुई। उसके बाद उस लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में भी विरोध किया, बेल नहीं होने दी। उन लोगों को लगा कि उनके घर में तो कोई पैरवी करने वाला था नहीं, उन्होंने समझा कि ये वकील साहब व्यक्तिगत पैरवी कर रहे हैं, जबकि उनका मानना था कि हमने वो न्याय दिलाने के पावर नहीं, जब वकालतनामा जब उधर की लगा पीड़ित की तरफ से, वो तो उसी का कार्य कर रहे थे उसके डायरेक्शन पे, लेकिन उनको लगता वो उन्होंने लालच दिया। उस जमाने में सन 76-77 में उनको लाखों रुपए का प्रलोभन दिया गया कि आप मुकदमा छोड़ दीजिए। उन्होंने वकील एक बार वकालतनामा जिधर लगा देता है वो छोड़ नहीं पाता है। तो हम लोग उसी परंपरा के लोग हैं कि जो सिद्धांतों को जीवन के मूल्यों से ऊपर रखते हैं। चलिए, मैं एक जो आपका कार्यकाल रहा विधानसभा परिषद के लिए, तो उसमें आप कार्य के अनुभव को कैसे मतलब लोगों के सामने शेयर करना चाहेंगे? कुछ थोड़ा बहुत मतलब क्या? हम लोग का विधान परिषद जो था उच्च सदन था, अच्छा और ज्यादा समय तो अपोजिशन में टूका। विधान परिषद की जो एक उपलब्धि आप कह सकते हैं कि
जिम्मेदारी। मको नहीं, एक उपलब्धि की, एक अच्छा। विधान परिषद सदस्य के रूप में आप अगर कोई यादगार आपने क्या काम किया। जी। मेरे 2 सवाल जो राष्ट्रीय स्तर तक जिनकी धमक गई। हम्म। एक पहला मेरा सवाल था कि जिसपे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी पूरे हाफ पेज स्टोरी निकाली थी अच्छा। कि एक वो कासगंज में मर्डर हुआ था, जिसमें जो एक भाजपा का कार्यकर्ता था, उसको उन्होंने तिरंगे में लपेट के शहीद घोषित किया था। पूरी सरकार भी उसके पीछे थी। तो मेरा एक ही सवाल था कि क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति को के शव को तिरंगे में लपेटा जा सकता है, जिसमें आपने राष्ट्रवाद की धमक करी। वो सवाल बहुत लंबा चला पूरे। अच्छा, आपके कार्यकाल के दौरान अगर देखा जाए तो आपका ऐसा कौन सा मुद्दा था जिस पर आपने दिल खोल के काम किया? वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अगला ही सवाल आ रहा था। ये तो सवाल था, लेकिन मुद्दा जो जिस पे काम किया। अच्छा। मकोका एक कानून है महाराष्ट्र में जी। जिसमें आज भी करीब 40-42 हजार लोग बंद हैं, जिसमें करीब 40-42 में 10-12 हजार मुस्लिम है, 30 हजार करीब हिंदू भी बंद है। और वो पुलिस का एक बहुत ड्रेकोनियन लॉ है, जिसको चाहे वो बंद कर दे, जल्दी बेल वेल नहीं होती है। तो उससे भी कड़ा कानून यूपी को का लाए थे योगी जी, जब मैं एमएलसी था। तब हम विधान परिषद में बहुमत थे, तो हमने पुरवर समिति में उसको भिजवा लिया था, लेकिन फिर उसकी आपत्ति देने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। अच्छा। तो आपत्ति पार्टी की तरफ से मैंने तैयार करी, मैंने ही बहस करी। मुख्यमंत्री योगी जी ही पुरवर समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने सत्ता के दम पे वो पुरवर समिति से पास करा लिया। कानून पास भी हो गया, लेकिन जो मैंने आपत्ति लगाई थी वो आज भी राष्ट्रपति भवन में पड़ा हुआ है। उसकी कुछ नहीं, उसकी संस्तुति राष्ट्रपति ने नहीं दी है। अच्छा। क्योंकि वो पूरे पेपर्स जाते हैं। तो जो लीगल इश्यूज मैंने उठाए थे वो आज भी एज इट इज हैं। यहाँ से पास होने के बावजूद राष्ट्रपति की अधिसूचना उसको नहीं मिल सकी है आज 8 साल बाद ही। तो वही एक मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। सबसे बड़ी चुनौती क्या बताना चाहेंगे आप? काहे में कार्यकाल में? विपक्ष में काहे की चुनौती? कार्यकाल में विपक्ष में तो सीधी सी बात ये थी कि जब विपक्ष में आपको जनता की ही आवाज उठानी करती है जी। सवाल पूछना ही हमारी ताकत होती है। मुझे खुशी है कि मुझसे ज्यादा 2 ही लोगों ने सवाल पूछे थे। करीब 1000 से ज्यादा सवाल 6 साल में पूछे मैंने सरकार से। अच्छा। तो वो एक उपलब्धि कह सकते हैं सरकार को पूछना। और कई बार ये होता था कि जनता के सवाल पूछ लो तो वैसे ही हल निकल आता था। सड़क क्यों नहीं बन रही है या बिजली क्यों नहीं आ रही है, तो पता लगा कि जो सवाल पूछा तो जब तक जवाब आता तो उससे पहले उनकी राहत। तो मुझे यही सवालों के जरिए ही जनता के हवाल। अच्छा, ऐसा कोई निर्णय जो आज अगर आप एमएलसी हो तो आज उसको बहुत बेहतर तरीके से ले सकें? कोई ऐसा निर्णय मतलब भूतकाल में आपके साथ रहा जो नहीं, जो एमएलसी रहते हुए नहीं कर सके अगर विपक्ष में भी होते। अच्छा। तो एक वो कंसेप्ट था पहले, मतलब चूंकि संगठन से निकला था तो अपनी निधि का सत्ता अगर हुई तब तो मेरा मन है एक बहुत ही उच्च स्तरीय तराई विश्वविद्यालय खुलवाने का। क्योंकि ये एक बहुत इंटीरियर का इलाका है। यहाँ पे नजदीकी विश्वविद्यालय या तो बरेली का रुहेलखंड है जी, या आपका जो ये आपका लखनऊ है, कानपुर है जी। तराई बेल्ट में कोई विश्वविद्यालय नहीं है। एक सपना एक अच्छी है, पहले ये मेरे हिसाब से वो एक मेरा सपना है। और वो केवल एक नाम की यूनिवर्सिटी ना हो जिसमें फैकल्टी बहुत शानदार हो। राइट। सरकार हुई तो मैं जरूर कराऊंगा, ये मेरा मन है। हमसे भी ये हमें उम्मीद बहुत दिनों से है और अगर ये पूरा हुआ तो हम दिल से धन्यवाद देंगे अपने क्षेत्र से भी। और जहां तक मेरे लोग मुझसे जुड़े हैं शायद वो शुक्रगुजार रहेंगे कि हाँ ऐसा कुछ काम हुआ। मानी जी, मैं आपसे एक अगला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आपने समय पर एक राजनीति थी, आवाज की राजनीति में आप क्या अंतर देख पा रहे हैं? मैं राज्य से बाहर थोड़ी हूँ, जो राज्य में देखता चला आया हूँ। सबसे जो खराब बात हो रही है वो ये हो रही है जी। कि युवाओं में पढ़ने लिखने का शौक खत्म हो रहा है। युवाओं के पास सूचना का आधार केवल मोबाइल है, व्हाट्सएप है। वो न्यूज और फेक न्यूज का अंतर नहीं समझ पाते हैं। वो क्योंकि प्रिंट मीडिया में अभी भी जिम्मेदारी होती है, स्रोत मालूम होता है, तो प्रिंट मीडिया अभी भी वो जानबूझकर गलत खबरें नहीं छाप पाता है। सोशल मीडिया पे जिसके मन में जो आ रहा है वो डाल रहा है। और लड़के पढ़ना नहीं चाह रहे हैं।
और उसी का ये नतीजा है कि वही स्टफ समाज में जगह जगह दिखाई दे रहा है। फिक्की ने कहा कि हमारे 90% युवा जो है वो एम्प्लॉयबल नहीं, उनको नौकरी नहीं दिया सकती। जो यहाँ कर फिक्की जो संस्था है 98% अकाउंटेंट बनने लायक नहीं है। अच्छा। फिक्की कहती है। तो एम्प्लॉयबल ना होना ये एक बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारा युवा जो है, और उसका कारण भी यही है कि अब हमारे यहाँ शिक्षा जो है वो केवल डिग्री पाने का साधन रह गई है। जो जानने की उत्कंठा होती थी वो उत्कंठा खत्म होती जा रही है। लेकिन आज तो युवा बहुत राजनीति में बढ़कर भाग ले रहा है और ये भी लिखता है साथ के साथ फला पार्टी युवा नेता ये ऐसे करके लिखता है। तो युवाओं के लिए कोई मैसेज जो राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए? युवाओं को जब तक जी दूसरे के, मैंने कहा ना शुरुआत में ही मैंने कहा कि अगर आप दूसरे के अधिकार को सम्मान देना नहीं सीखेंगे, एक शब्द होता है सिंपैथी, सहानुभूत होना, और एक शब्द होता है एम्पैथी, जिसको हिंदी में कहते हैं समानुभूति। आप जैसा दर्द अगर मैंने महसूस नहीं किया तो फिर आप समाज के दर्द को कैसे महसूस कर पाओगे? आपके नजरिए से समाज नहीं हो सकता है। आपको समाज को देखकर एक ऐसा नजरिया बनाना होगा जिसमें मैक्सिमम समाज के लोगों की आकांक्षाएं, इच्छाएं पूरी हो सकें। और जब तक दूसरे के लिए दर्द नहीं है, दर्द का भाव नहीं है, दूसरे के प्रति, दूसरे के अधिकारियों के, दूसरों के अधिकारों के हनन पर आप में बोलने की हिम्मत नहीं है, तब तक आप मर्द नहीं कहला सकते। मर्द वो होता है जो कमजोर के दर्द के मदद के लिए खड़ा होता है। ओके। राजनीति के अलावा आपका पसंदीदा कोई हॉबी? राजनीति के अलावा मुझे अपना किचन गार्डन बहुत अच्छा लगता है, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, मुझे पुराने गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, गाने में अगर बात है तो आप मतलब किस सिंगर को प्रेफर करते हैं कि मैं इनके गाने अच्छे लगते हैं मुझे? ये तो ऑल टाइम हिट किशोर कुमार। किशोर कुमार वो मेरी भी फेवरेट है अगर मैं कहूँ तो। अगर नेता ना होते तो क्या होते? नेता ना, वो तो आर्मी में तो चले गए थे, जैग में। अच्छा, आर्मी में भी आपने ट्राई किया? जैग होती है जज एडवोकेट जनरल। अच्छा। तो उसमें पहली बार बेकार हो गया। अच्छा। क्लियर कर लिया, एसएसबी इंटरव्यू में रिजेक्शन हुआ। उसके बाद फिर तैयारियां हुई, तो फिर ये जो फाइजर कंपनी है तो उसमें एमआर हो रहे थे, फिर वहां भी नहीं गए कि सोचने के बाद ये मन लगा कि मुझे वकालत सोच समझ के आया, मैं मजबूरी में नहीं आया। अच्छा अच्छा। वकालत का ही मन था कि वकालत करते, फिर और अच्छी, मतलब वकालत और ज्यादा करते, बस ये होता अगर नेता नगरी में ना आते। लेकिन मुझे लग रहा है कोई भी संवेदनशील आदमी अगर वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है तो वो राजनीति से दूर नहीं रह सकता। अच्छा। राजनीति के लिए जरूरी नहीं है कि आप सीना फाड़ें और माइक चलाएं और धरना। राजनीति तो घर पे भी होती है, राजनीति तो मोहल्ले में भी होती है, राजनीति एक विचार बनता है। आखिर 144 करोड़ की आबादी है, सब नेता ही थोड़ी हैं। लेकिन सिस्टम भी चल रहा है। तो लोग भी जो वोटिंग पैटर्न होता है वो सोच समझ के करते हैं, चाहे भावनात्मक नहीं। आपको उन्हीं को एजुकेट करना है, आपको अपनी बात रखनी है, उनको कन्विंस करना है। कोई आपके समर्थन में नहीं है तो उसकी गलती नहीं है। कोई आपके समर्थन में नहीं है इसका मतलब आप उसको समझा नहीं पाए जी। आपको पहले अपने, अगर आपने विचार पे पुख्ता है कि ये समाज के हित का विचार है तो आज नहीं तो कल सुनेगा। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल कभी सोचा भी नहीं कि राजनीति में ना होता तो क्या करता। जी जी। मेरे ख्याल में राजनीति तो आखिरी समय तक जारी रहेगी। अच्छा अच्छा, मैं आपसे जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि नागरिक को आपके अनुसार नागरिक को लोकतंत्र मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या उनकी भूमिकाएं होनी चाहिए?
जितनी देर हो रही है लोकतंत्र को मजबूत बनाने की बात हो रही थी, जो अच्छा। मैंने पीछे बताया जी है। जी। एक लोकतांत्रिक होना ये केवल किताबों की चीज नहीं है। जी। लोकतांत्रिक होना इट्स ए वे ऑफ लाइफ। लोकतांत्रिक होने में आपको सबसे पहला आपका जो लोकतांत्रिक होने का गुण ये है कि आप विपक्षी आवाज को कितना सुनते हैं। जी। दूसरी बात, आप कितना संवाद करते हैं उससे। हम्म। तीसरी चीज, लोकतांत्रिक रूप में दूसरे के अधिकारों के प्रति आपके मन में कितना सम्मान है। चौथी चीज, पड़ोस के घर में आग लगी है तो आप भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर उसके अधिकारों के प्रति कोई त्रुटि हो रही, दरोगा ने उसको डंडा मारा है तो कल को बचोगे आप भी नहीं। बिल्कुल। तो अगर दरोगा ने गलत डंडा मारा है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। हदीस भी है कि भाई अगर कोई, अपने पूर्वजों ने भी कहा है, गलत हो रहा है अन्याय तो प्रतिकार करो। प्रतिकार नहीं कर सकते हो तो मुंह से बोलो। मुंह से नहीं बोल सकते हो तो कम से कम मन में गलत मानो और वहां से हट जाओ। एक गलत काम हो रहा है, आप मौजूद भी हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आप उस गलत काम के भागीदार माने जाते हैं। लोकतंत्र में यही हो रहा है आज की तारीख में। अगर गलत बात पे लोग मतलब अगर नहीं बोल रहे, सीधे सीधे बोला जाए, गलत काम करना या करवाना दोनों ही अपराध है। नहीं, गलत काम होते हुए देखना और चुप रहना भी अपराध है। जी जी। मानी जी, एक सबसे बड़ा ये प्रश्न आता है कि लोग अपनी पॉलिटिकल लाइफ में बहुत गंभीर होते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, बहुत किस्से भी मतलब जाहिर करना चाहते हैं। तो आपके लाइफ में कोई ऐसा किस्सा जो आपको बहुत रोमांचक बनाता हो, मजेदार बनाता हो, तो ऐसा कुछ ऐसा आपके साथ घटित हुआ क्या जो आपको बहुत खुशी देता हो? कोई भी ऐसा किस्सा अगर नहीं है तो कोई नहीं, किस्से तो ये जीवन भर चलते रहते हैं। अच्छा। अब मैं आपका आशय नहीं समझ पा रहा हूँ मेरा कि कहने का राजनीति से जुड़े हुए अपनी पर्सनल लाइफ के भी शेयर कर सकते हैं। वो भाई, जैसे जिस दिन 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद अच्छा अच्छा। हाँ तोड़ी गई, उस दिन हम लोग प्रतिरोध के लिए निकले जी। और पूरे शहर में ऐसा सन्नाटा था। हम लोग 7 लोग खड़े थे केवल। एक ऐसी दहशत थी कि 8वां व्यक्ति नहीं आ रहा था। पूरी कम से कम 200-400 पुलिस वाले तो उतनी देर में आ गए। अच्छा। और यही हुआ कि भाई आप जाइए, हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तनाव बहुत बढ़ गया। उस दिन तक हमें ये एहसास नहीं था कि हिंदू मुस्लिम बहस भी कोई हो सकती है। उस दिन तक ये एहसास नहीं था कि गलत काम को कहने पर हिंदू समाज भी नाराज हो सकता है अपने ही हिंदू साथी से। जी। और उस दिन ये एहसास हुआ कि आज से अब चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। और वो डर और दहशत निकल गया है। ऐसी घटना 2007 की थी। टिकट मेरा था श्रीनगर विधानसभा से। मुझे लगा कि मुस्लिम साथियों को समाजवादी पार्टी में टिकट नहीं मिल रहा है। मैंने अपना ही टिकट इनको, उस्मानी को दे दिया। साहब लिख के दे दिया था, मैंने कहा मेरी जगह इनको लड़ा दिया जाए। अच्छा। अगर वो, चाहे वो पार्टी के हित में था या ये था कि मैंने पार्टी मौका खोया, क्योंकि वह 2007 में विधायक हो जाता, फिर इंतजार करना पड़ा मुझे 9 साल तक। तो इन सब चीजों का, ये सब राजनीति में रोज हर दिन एक घटना होती है। तो वो कहते हैं ना कि मेरे लिए तो हर दिन नया दिन, हर रात नई रात। तो राजनीति में, वकालत में, ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। अच्छा, अस्थायी की बात आई तो क्या अगर कोई विपक्षी पार्टी कहती है कि हम आपको बहुत बड़ा पद देंगे तो क्या आप उनकी तरफ मूव करेंगे या उनको सलाह देंगे कोई? अब यही तो कहना है, पद जो है, लक्ष्य पद नहीं होता है जी। परेशान युवा जो होते हैं, जो युवा नेता वाला तुमने सवाल किया था, वही लोग परेशान होते हैं। एक होता है मिशन, जब आप बराबरी की लड़ाई कर रहे हो, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की लड़ाई लड़ रहे हो, तो आपके लिए पद मायने कहां से रखेगा? जो चीज आप चाह रहे हो नहीं मिली, फ्रस्ट्रेशन तो तभी आता है। आपने सोचा हम राजनीति में घुस रहे हैं, हम एमएलए बन जाएंगे, जिला पंचायत मेंबर बन जाएंगे, ब्लॉक प्रमुख बन जाएंगे, आपको टिकट भी नहीं मिलता है। जी जी। तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ईमानदारी थी ही नहीं। आप तो किसी पद को पाने के लिए आप पैसा फूक रहे थे, अपनी मार्केटिंग कर रहे थे, अपनी यूएसपी बढ़ा रहे थे। आप जैसे 1000 घूम रहे हैं। जी बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टीज अपने समीकरणों पे देती हैं, अपने हिसाब से देती हैं, उनका एक तरीका अलग है, आपके मांगने का तरीका अलग है, सबके नजरिए अलग अलग होते हैं। कौन सी चीज कहां पर कब फिट हो जाए कोई जानता नहीं है। तो राजनीति को अगर एक लाइन में कहें तो जो घर फूके अपना चले हमारे संग।
अंततः एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे बस। वैसे क्वेश्चन तो बहुत चलते रहेंगे और शायद प्रश्नों के हर प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, ये मुझे हमेशा उम्मीद रहती है, क्योंकि मैं हमेशा कुछ नया सीख के जाता हूँ आपसे। अंत का प्रश्न ये है, और ये हमारे नेताओं के लिए है, आज के नेताओं के लिए आपका एक ईमानदार संदेश क्या है? संवेदना। संवेदना। आप जितने संवेदनशील होंगे और जितना संवाद करेंगे, संवेदना और संवाद ही राजनीति को सार्थक बनाता है। आप जितना ज्यादा लोगों से बात करेंगे, उनकी भावनाओं से जुड़ेंगे, आप उतना ही सही निर्णय ले पाएंगे। तो ये थी आज की सारी बातें जो हमने मानी जी से साझा की और उनके प्रश्नों के उत्तर पाए हमने, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हम लोगों को आगे बढ़ने में। सो आज के एपिसोड में इतना ही। जुड़े रहिए नमस्कार मैं संजय सिंह के साथ, और अगले एपिसोड में भी आपका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।